हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। मैं तनवीर सर आदर्श मिशन हाई स्कूल से। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस का चैप्टर 13 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर यहाँ पे जो इकाई 3 दिया है, यानी जो आगे के जो भी चैप्टर हैं उसके अंदर हम भारत की भूमि और उसके लोगों के बारे में विस्तृत जानकारी जो है वो प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट के चैप्टर 13 जो है यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो यह चैप्टर 13 का नाम है भारत के स्थल, यानी जो जो जगह है वो, और भूस्तरीय रचना, उसकी भूस्तरीय रचना कैसी है, और पृष्ठ भाग यहाँ पे दिया है भूपृष्ठ पार्ट 1, जिसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 हम अगले 14 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। विश्व के देशों में भारत अपना विशिष्ट स्थान रखता है। भारत एक विशाल देश है। भारत की जो संस्कृति है वो प्राचीनतम है, यानी बहुत प्राचीन है। आबादी की दृष्टि से भारत का विश्व सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। चीन के बाद दूसरी जनसंख्या आबादी वाला सबसे बड़ा देश हमारा भारत है। भारतीय संस्कृति के समन्वयकारी भावना से किसी भी धर्म, जाति या प्रजा को छोड़ा नहीं है, बल्कि सबके लिए अपना द्वार खुला रखा है। यानी भारतीय संस्कृति ने जितने भी लोग भारत के अंदर आए और यहाँ पे रह गए, सभी को, उनके धर्म, जाति, प्रजा को भारत ने छोड़ा नहीं है, और सभी के लिए अब अपने द्वार जो है वो भारत ने खुले रखे हैं। सबका स्वागत किया है। इस तरह सर्वधर्म प्रजा जाति के प्रति समभाव की भावना भारत की विशिष्ट यह लाक्षणिकता है। इसीलिए भारत संस्कृतियों का समन्वय हुआ है। इसलिए भारत के अंदर यहाँ पे संस्कृतियों का क्या है, समन्वय हुआ है। प्रकृति और मानव सर्जित की अनेक आपदाओं को झेलने के बाद भी भारत ने अपनी प्रगति विकास की अविरत ढंग से चालू रखा है। इसके उपरांत भारतीय संस्कृति के निर्माण और विकास में भौगोलिक परिस्थिति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी भारत के विकास और भौगोलिक परिस्थिति ने भी भारत का महत्वपूर्ण योगदान जो है वो दिया है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप विश्व का यहाँ पे स्टूडेंट्स नक्शा देखेंगे तो हमारा भारत का जो स्थान जो है बहुत ही भौगोलिक दृष्टि से स्टूडेंट्स क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ कह सकते हैं हमारा भारत जो है वो सेंटर का पॉइंट है, चाहे उसको, और हमारा जो भारत जो है वो तीनों दिशाओं से जो है वो क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। यानी उसके समुद्री स्थल भी उसके लिए खुले हुए हैं। वो चाहे तो एशिया के अंदर तो आया हुआ है, यानी एशिया में भी वो क्या कर सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, अथवा तो यहाँ से भी वो दूसरे देशों के अंदर जा सकता है। इसलिए भौगोलिक दृष्टि से कह सकते हैं भारत का स्थान जो है क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी सारे जगह जाने का इंडिया से दरवाजे जो है वो खुले हुए हैं। भारत का स्थान, आकार और विस्तार के बारे में स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो हमने ऊपर दुनिया का मैप देखा उसके अंदर वह एशिया खंड के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। भारत एक मुख्य भौमितिक खंड जिसका फैलाव 8 सेल्सियस से लेकर 4 यहाँ पे डेज तक दिया गया, और 37 सेल्सियस 6 से लेकर यहाँ पे उत्तरी अक्षांश तक यहाँ पे डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 8 डिग्री से लेकर 4, ठीक है, और 37 डिग्री से लेकर 6 उत्तरी अक्षांश, और उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर में के बीच यहाँ पे भारत जो है वो स्थित है। जो हमने फिगर ऊपर देखा उसमें भारत के मध्य में कर्कवृत्त गुजरती है, जो 23 डिग्री 30 और उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, और वह देश को 2 भागों में विभाजित करती है। जो बीच से भारत के अंदर जो रेखा जो गुजरती है वो, ठीक है, ये हमारी कर्कवृत्त है, जो क्या करती है 30 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो भारत को 2 भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। उत्तरी भाग जो हमारा वो है ज्यादातर पूर्व पश्चिम की दिशा में फैला हुआ है। यहाँ विशाल मैदान और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। उत्तरी मतलब जो ऊपर का हमारा भाग है, जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश वाला, वो वाला भाग। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, कर्कवृत्त में दक्षिण की ओर स्थित त्रिभुजाकार है और दक्षिण की ओर सकरा होता जाता है। यह मुख्य रूप से द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेश का भाग है, जो ऊपर के भाग में उत्तराखंड वगैरह में हमें देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर वो, जिससे पूर्वी और पश्चिमी किनारे के सक्रिय मैदानों का समावेश होता है। भारत देश का अक्षांशीय और देशांतरीय फैलाव लगभग समान अर्थात 30 डिग्री है, परंतु वास्तविक रूप से लद्दाख से कन्याकुमारी, लद्दाख जो जम्मू कश्मीर में आया हुआ है, ठीक है, एक हमारा क्या है कश्मीर है, दूसरा क्या है लद्दाख है। तो लद्दाख से कन्याकुमारी तक के उत्तर दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है, और पश्चिम से गुजरात, यानी जो सबसे छेला जो आता है वहाँ हमारा कह सकते हैं पश्चिम से गुजरात,
ठीक है, जो हमारा यहाँ पे पूर्व वाला आएगा। गुजरात में मतलब गुजरात पश्चिम में गुजरात से पूर्व से अरुणाचल की जो चौड़ाई जो है, यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की चौड़ाई जो है वो 2933 किलोमीटर है। देशांतरी अंतर के कारण उसके पूर्व और पश्चिम के देशों में स्थित दूर के स्थलों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का ही अंतर है। यानी मान लीजिए अगर सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है तो जब सूरज वहाँ पे उदय अगर होता है वहाँ पे, तो उसी को गुजरात के अंदर उदय होने में 2 घंटे बाद 2 घंटा का समय लगेगा। जैसे मान लीजिए गुजरात में रात्रि होती है 9 बजे, तो अरुणाचल प्रदेश में रात्रि जो होगी वो 2 घंटे पहले यानी 7 बजे ही हो जाएगी, यानी 2 घंटे का अंतर है। इसलिए भारत के प्रामाणिक समय रेखा 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर है, जो 5 राज्यों से गुजरती है, उसका स्थानीय समय ही भारत का प्रामाणिक समय माना जाता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये निकलता है कि जो 5 राज्यों से रेखा जो गुजरती है उसी जो समय जो होता है वो भारत का प्रामाणिक समय जो है माना जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप जो ये इंडिया का जो मैप देख रहे हैं वो, तो ये हमारा ऊपर का हिस्सा क्या है, लद्दाख, यानी जो जम्मू कश्मीर के अंदर आया, और नीचे यहाँ पे कन्याकुमारी। तो इसकी जो यहाँ पे हाइट जो है वो कितनी है, तो 3214 किलोमीटर जितना लंबा है। जबकि हमारे गुजरात के एकदम किनारे कच्छ से लेकर यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है वो, तो उसकी जो लंबाई जो है वो 2933 किलोमीटर है। और बीच में से स्टूडेंट्स जो रेखा गुजर रही है ये हमारी कर्कवृत्त है, जो भारत को 2 भाग में क्या करती है, विभाजित करती है। इसमें पहला भाग ये और दूसरा भाग ये। और हमारे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, तो पाकिस्तान है, फिर यहाँ पे अफगानिस्तान है, उसके बाद नेपाल है, ठीक है, और भूटान है, बांग्लादेश है, फिर श्रीलंका है, ठीक है, फिर यहाँ पे म्यांमार। तो ये सब जो है वो क्या हमारे पड़ोसी देश हैं, और यहाँ पे चीन है। तो ये सारे भारत के क्या हैं, पड़ोसी देश हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का है, यानी जो चौरस कहते हैं इसे वर्ग इतने किलोमीटर का है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान है, यानी पूरी दुनिया के अंदर गिना है तो भारत का जो है वो मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा देश के रूप में 7वें स्थान पर भारत का स्थान है। भारत विश्व के संपूर्ण भूभाग के क्षेत्रफल में केवल 2.42% जो है वो भूमि करता है, यानी हमारा जो इतना बड़ा भारत देश है 32.8 लाख किलोमीटर के अंदर, उसमें 2.42% जो है सिर्फ हमारा भारत के अंदर क्या होती है, इतने परसेंट जगह पर ही खेती होती है। विश्व के 6 देशों जो आकार में भारत सबसे बड़े हैं उसमें कौन कौन सा, तो पहला रूस, कनाडा, USA, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, बहुत बड़े देश हैं। उसके बाद 7वां स्थान जो होता है हमारे भारत का आता है। भारत का भूभाग एशिया खंड के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है, जिसके उत्तरी भाग में ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं सैकड़ों किलोमीटर की लंबाई में पश्चिम से पूर्व में फैली हुई हैं, जो भारत के अनेक यहाँ पे आने वाली आपदा वगैरह से क्या करते हैं, पहाड़ जो होते हैं वो बचाते हैं, जिसके कारण तिब्बत चीन के साथ आवागमन जो है वो केवल ऊंचाई पर ही स्थित पर्वतीय घाटियों के द्वारा ही संभव है। दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर आया हुआ है। अगर हमने पहले मैप देखा तो उसमें आपको पता होगा कि उसमें पूर्व के अंदर बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण के अंदर हिंद महासागर जो है वो आया हुआ है। इस समुद्र का उपयोग जल मार्ग के रूप में किया जाता है। स्थलीय पर्वतीय अवरोधों से घिरे होने पर भी भारत में बाहर से आए सांस्कृतिक तत्वों को अपनाया है और वे भारत के समाज में घुल मिल गए हैं, जो कि हमने चैप्टर नंबर 8 में हमने पहले ही देख लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप जो ये मैप देख रहे हैं तो ये हमारा पूरा भारत है। तो यहाँ पे जो डॉट डॉट जो आप लाइन देख रहे हैं ये क्या है, समुद्री मार्ग है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ से ये सब क्या हमारे जो समुद्री मार्ग है, यानी यहाँ से हम जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग जो स्ट्रेट लाइन जो यहाँ पे देख रहे हैं डार्क वाली, तो वो हमारा क्या वायु मार्ग है। यहाँ से हम क्या करते हैं, एरोप्लेन के थ्रू जाते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे मार्ग दिए गए हैं। देख सकते हैं इंडिया एक सेंटर का पॉइंट है जहाँ से हम किसी भी देश के अंदर व्यापार आयात निर्यात जो है हमारे लिए बहुत ही ईजिली हो जाता है। भारत पूर्वी गोलार्ध में महत्वपूर्ण जो क्या रखता है, स्थान रखता है और उसका व्यूहात्मक महत्व विशेष है, जिसमें प्राचीन काल में परस्पर संबंधों को विकसित करने में समुद्रों का महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर के शीर्षात यानी शीर्ष स्थल पर भारत क्या है, स्थित है। पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों के साथ समुद्री मार्ग के द्वारा भारत का संबंध प्राचीन काल से ही रहा है। परिणाम स्वरूप भारत ने इन देशों के साथ घनिष्ठ संस्कृति, व्यापारिक संबंध और अपने विशिष्ट स्थान के कारण विकसित किए। मतलब यही सब रीजन जिसने भारत ने जो इन देश जो है, कौन कौन से देश यहाँ पे, तो अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के जो देश हैं वहाँ पर घनिष्ठ संस्कृति और व्यापार संबंध और विशिष्ट स्थान अपने इसी कारण विकसित किए हैं।
यानी समुद्र के कारण। हिंद महासागर में भी किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत के इस महत्वपूर्ण स्थान के कारण एक महासागर का नाम हिंद महासागर उसके नाम पर ही रखा गया, मतलब भारत के नाम पर ही रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर भारत का स्थान भी महत्वपूर्ण है। ईस्वी सन 1869 में स्वेज नहर के शुरू होने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर जो है वो कम हो गई है। पूर्वी और दक्षिणी पूर्व एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका एवं यूरोप को जोड़ने वाले जलमार्ग हिंद महासागर से गुजरते हैं। दक्षिणी अफ्रीका से होकर आने वाला जलमार्ग तथा स्विस जलमार्ग भारत के क्या है, भारत के नजदीक से गुजरता है। इसी मार्ग के द्वारा इंडोनेशिया के मलक्का जलडमरू मध्य से होकर प्रशांत महासागर पार किया कनाडा तथा यूएस पहुंचा जा सकता है, मतलब पार करके कनाडा और यूएस हम जा सकते हैं। भारत का संपर्क विश्व के अन्य देशों के साथ सदियों से है। वस्तुओं और विचारों का आदान प्रदान प्राचीन काल से हो रहा है। इसी तरह उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, चिकित्सा पद्धति, भारतीय अंक, दशांश पद्धति आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंच सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें अगला टॉपिक दिया वो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से जो हमने पहले पढ़े वो तो जानिए। दक्षिणी एशिया में भारत एक महत्वपूर्ण स्थान दर्शाता है। भारत में कुल 28 अभी 29 राज्य होंगे, जिसमें दिल्ली का राज्य 1 और राष्ट्रीय राजधानी विस्तार 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 जून 2014 को तेलंगाना अपने मूर्त राज्य यानी आंध्र प्रदेश में से बनाया गया राज्य है, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग कर दिए गए हैं। अगर देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल, भूटान देश के साथ पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। ये सब भारत की सीमाएं इन देशों के साथ जुड़ी हुई है। अब जो भी देश की सीमा जिन देशों के साथ जुड़ी हुई होती है तो उस देश के जो पड़ोसी जो जुड़े जो होती है सीमाएं जो होती हैं वो देश उसके पड़ोसी देश कहलाते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे मैप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखते हैं जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, फिर यहाँ पे श्रीलंका हो गया और ये म्यांमार हो गया। तो ये सारी सीमाएं जो है क्या है भारत से जुड़ी हुई हैं। इस प्रकार ये सब क्या है भारत के पड़ोसी देश हैं, जिसमें दुश्मन के रूप में कह सकते हैं पाकिस्तान, चीन, ये अभी इस समय जो है नेपाल भी क्या है भारत के दुश्मन बने हुए हैं। और दूसरा आप स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि इन देशों के साथ भारत के संबंध जो है वो अच्छे से बनते नहीं हैं। भारत की दक्षिणी दिशा में समुद्र के किनारे हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका पाल्क जलडमरू मध्य के मानर की खाड़ी के द्वारा अलग होते दिखाई देते हैं। जो बीच में खाड़ी यहाँ पे दिखाई देती है ये हमारा श्रीलंका है और ये हमारा क्या है भारत है। अरब सागर में लक्षद्वीप टापू आए हुए हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार टापू स्थित है। अब इतना भी जानिए, भारत के दक्षिणी किनारा इंदिरा पॉइंट जो है वर्ष 2004 में आई सुनामी में जलमग्न यानी जल में क्या हो गया, पूरा डूब गया। इसी तरह अंडमान निकोबार के भी कई टापू जो है वो समुद्र द्वीप में डूब गए। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं टापू किसे बोलते हैं, तो जो समुद्र के अंदर बीच में जो जगह जो होती है जमीन लायक, समुद्र के अंदर रहने लायक, तो उसे टापू कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स हमने ऊपर के टॉपिक में भारत के स्थल तो देख लिए, अब यहाँ पे उसका सेकंड टॉपिक भूस्तरीय रचना जो है वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। भारत की वर्तमान भूपृष्ठ सौर पृथ्वी के भू संचलन प्रक्रिया और बाह्य हलन चलन का परिणाम है। इन दोनों परिबल का विनाश और रचनात्मक असर देखने को मिलता है, यानी विनाश भी हुआ है और अच्छा भी हुआ है। पृथ्वी की संरचना संबंधी जानकारी अत्यंत रोचक है। पृथ्वी के ऊपर पपड़ी, उसके नीचे की स्तरीय, उसके नीचे रहे स्थेनोस्फीयर के अर्धद्रवित चट्टानों के ऊपर जो है वो तैर रही है। पृथ्वी जो है वो पृथ्वी के गर्भ में होने वाली किरणोत्सर्गी प्रक्रिया के कारण जो सौरूप जो होता है वो गर्मी उत्पन्न होती है, जो द्रवित चट्टानों में संवहनिक तरंगे उत्पन्न करके भूपृष्ठ तरफ जाने का क्या करती हैं, प्रयत्न करती हैं। भूकवच की तरह उत्पन्न होने वाली तरंगों के द्वारा ऊपरी परत फटकर बड़े बड़े टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, जिसे मृदावर्णीय प्लेट कहा जाता है, अथवा तो यहाँ पे कह सकते हैं थिलोस्फीरिक, हम यहाँ पे इसे कह सकते हैं, ये कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एक डेफिनेशन मिलती है कि मृदावर्णीय प्लेट किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं भूकवच की तरफ, क्या कह सकते हैं, भूकवच की तरफ उत्पन्न होने वाली तरंगों के द्वारा ऊपरी परत फटकर जो होती है बड़े बड़े टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, जिसे मृदावर्णीय प्लेट कहा जाता है, अथवा तो
थिलोस्फेरिक प्लेट कहा जाता है। ऐसे 7 मुख्य भूसंचलीय प्लेट यानी पैसिफिक जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट, और दूसरा उत्तरी अमेरिकन प्लेट, और तीसरा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, और चौथा यूरेशियन प्लेट, और पांचवा अफ्रीकन प्लेट, और छठा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और सातवां जो है वो और लास्ट कह सकते हैं अंटार्कटिक प्लेट है। कुछ जगहों पर ये प्लेट एक दूसरे से दूर हो रही हैं जिन्हें अपसरी प्लेट कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये सवाल इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के लिए पूछा था, अपसरी प्लेट किसे कहा जाता है। तो जो प्लेटें जो हैं, कुछ जगहों पर जो प्लेट एक दूसरे से अलग हो रही हैं, तो ऐसी प्लेट को अपसरी प्लेट कहा जाता है। अपसरण और अभिसरण की क्रिया से भूपृष्ठ का स्तर जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे भंग होता है। यानी क्या, अपसरण और अभिसरण की क्रिया से जो भूपृष्ठ होता है वो उसका स्तर जो होता है वो भंग यानी उसका नुकसान होता है और परत फटती है। इन प्लेटों की गतिविधियों से लाखों वर्ष एवं महाद्वीप के आकारों परिस्थिति में क्या होता है, परिवर्तन आता है। यानी अपसरण और अभिसरण कितना नुकसानदायक है। एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसक जाने वाली यह परस्पर प्रक्रिया ही पृथ्वी के सभी भूकंपीय एवं ज्वालामुखी क्रियाओं के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। यानी जो भूमि का फटना, तो ये इसी के कारण खिसक जाना जो होता है, ये प्रक्रिया पृथ्वी की सभी जो भूकंपीय यानी भूकंप आना और ज्वालामुखी की क्रिया के क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। सरकती या खिसकती ये प्लेट जहां एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं वहां पर्वत निर्माण का कारण बनती है। मतलब जहां पर जगह फट जाती है तो वहीं पे क्या होता है, पर्वत का निर्माण का वो क्या करती है, कारण बनती है। प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकती हैं, वहां महाद्वीपों एवं महासागरों के दरारों का क्या होता है, निर्माण करती है। इन प्लेटों पर स्थित महाद्वीप निरंतर खिसकते रहते हैं। इस प्रकार इन प्लेटों को रूपांतरणीय प्लेट कहा जाता है। यानी रूपांतरणीय प्लेट किसे कहते हैं, तो कह सकते हो यहाँ पे कि जो पृथ्वी के खिसकने पर जो प्लेट जो होती है एक दूसरे से अलग हो जाती है, वह महासागरों पर दरार पड़ जाती है। तो ये जो निरंतर जो प्लेट जो होती है वो महाद्वीप जो होती है वो निरंतर खसकते रहते हैं, जिसे हम रूपांतरीय प्लेट कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ये जो फिगर आप देख रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पे आप ये देखें तो ये कैसे स्टूडेंट्स प्लेट से ये मतलब प्लेट की गति की दिशा है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट हम देख रहे हैं पहाड़ के जैसा, तो यहाँ पर क्या खसकने के कारण क्या हो गया, पहाड़ जैसे निर्माण की यहाँ पे रचना हो गई, मतलब विनाशकार कह सकते हैं प्लेट की सीमा। उसके बाद निर्माणकारी यानी जो आप डबल डॉट यहाँ पे देखेंगे तो वो जो है ये कैसी हमारी निर्माणकारी प्लेट है। उसके बाद लास्ट आता है अनिश्चित प्लेट, यानी जो कभी भी खसक सकती है। इसमें डॉट डॉट लाइन जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, अनिश्चित प्लेट जो है वो देखा गया है। तो ये हमारी अच्छी प्लेट भी है और विनाशकारी भी है, और अनिश्चित प्लेट भी यहाँ पे हमने देखने को मिली। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व भारत गोंडवाना लैंड नामक एक प्राचीन विशाल भूखंड का क्या था, भाग था। तो ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, भारत किसका भाग था, तो भारत यहाँ पे पूर्व जो पहले जो था वो करोड़ों वर्ष पहले जो भारत जो था वो गोंडवाना लैंड प्राचीन विशाल भूखंड का एक भाग था। ये विशाल भूखंड में आज दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका का समावेश होता है। लेकिन दरार पड़ने के कारण भारत जो है उससे से अलग हो गया, कह सकते हैं ऐसा। तो कालांतर में गोंडवाना लैंड अलग होकर के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट धीरे धीरे उत्तरी तरफ सरकने लगी और वह उत्तरी गोलार्ध की अत्यंत मोटी यूरेशिया प्लेट के साथ लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले ही टकराई होगी, ऐसा माना जाता है, जिससे ये सब देश अलग हो गए, मतलब हम अलग हो गए। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट के टकराव से टेटिस समुद्र में ही हिमालय पर्वत श्रेणी का क्या हुआ, निर्माण हुआ, ऐसा माना जाता है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी के दक्षिण में एक विशाल गर्त यहाँ पे अस्तित्व में आई है। गर्त यानी गड्ढा कह सकते हैं। समय बीतने पर धीरे धीरे उत्तर एवं दक्षिण की ओर से बहने वाली नदियां अपने साथ कांप की मिट्टी ले आई। इस तरह हिमालय और प्रायद्वीप पठारी प्रदेश को बीच वर्तमान गंगा का मैदान प्रदेश जो है वो निर्मित हुआ है। द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में एक विस्तृत ज्वालामुखी विस्फोट हुई, जिससे पठारी प्रदेश का पश्चिमी भाग टूटकर निमांजित यानी नीचे खसक गया, जिससे अरब सागर का क्या हुआ, निर्माण हुआ। इस तरह भूनिपंजन के कारण ही पश्चिमी घाट एकदम सुस्पष्ट हो गया, यानी अच्छे से हम देख पाए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ हम देखने वाले हैं। भारतीय भूखंड में अनेक विविधताएं हैं। उत्तर में ऊंची विस्तृत पर्वत श्रेणी यानी ऊपर की तरफ आप देखेंगे जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश की तरफ अगर हम देखेंगे तो वहां पे श्रेणी जो है वो क्या है, बहुत ही ऊंची हमें देखने को मिलती है। जबकि यहाँ पे जिसमें पठारी प्रदेश, शिखर, घाटियां आदि एवं उत्तरी भाग के मैदान में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, उसे कांप मिट्टी से ये मैदान जो है वो बने हैं, ऐसा माना जाता है। दक्षिण का प्रायद्वीप प्रदेश प्राचीनतम है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश की 2 धार स्वरूप पूर्वी पश्चिम के किनारे पर तटीय मैदान आए हुए हैं। इस तरह भारत विविधताओं में युक्त क्या है, भूपृष्ठ वाला है।
तो हमने यहाँ पे देखा कि भारत की जो भूखंड है वो उसमें अनेक विविधताएं, जिसमें उत्तर की तरफ देखेंगे तो हमें विस्तृत पर्वत श्रेणी देखने मिलेंगे, जिसमें पठारी प्रदेश, शिखर, घाटियां आदि जो है हमें देखने को मिलते हैं। और उसके उत्तरी भाग के अंदर भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बहती हैं, और उन्हीं का मतलब उनकी कांप मिट्टी से ही ये मैदान जो है वो बने हैं। और दक्षिण का प्रायद्वीप प्रदेश का है बहुत ही प्राचीन। तो ये सारी चीजें हमने देखा। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये पार्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसे आपको फाइंड आउट करके राइट कर लेने हैं, और उसे आपको समझ लिखना है, सेम एज इट इज राइट करना नहीं, एक स्टोरी की तरह आपको इस पार्ट को याद करना है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये पार्ट कैसा लगा। एनी स्टूडेंट्स, दीजिए तनवीर सर को इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।